हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो आज जो है हम अपनी क्लास के अंदर इमाइल डर्खीम पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या कवर कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर, आपका पूरा नेट का सिलेबस जो है सोशियोलॉजी का यहाँ पर कवर कराया जाएगा बाय मी। अनअकैडमी पे मैंने आपको काफ़ी सारे लेक्चर जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कराए हुए हैं। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हो तो वहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन अभी जो है यहाँ पर हम यूट्यूब के ऊपर पूरा अपना सेशन जो है कंडक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपको जो है नेट से रिलेटेड एक एक टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम जो है यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 1 आपकी सोशियोलॉजिकल थिंकर से रिलेटेड है और उसके अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपना इमाइल डर्खीम। आपकी सोशियोलॉजिकल थिंकर इमाइल डर्खीम को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर किसी ने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा कि आपके अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है जी, चलिए। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारे इमाइल डर्खीम। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। इमाइल डर्खीम, इनकी पिक्चर देख लीजिए आप। पिक्चर देखने से ना थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाती हैं दिमाग में। तो ये है हमारे इमाइल डर्खीम, कैसे दिखते थे आप देख लीजिए। ठीक है, इमाइल डर्खीम, इनकी बायोग्राफी। इमाइल डर्खीम का जन्म होता है 1858 टू 1917 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। बहुत ही फ्रेंच सोशियोलॉजी। अब आपको यहाँ पे से दो चीजें याद रखनी है। देखो, मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को ना कम से कम शब्दों के अंदर मैं बहुत ज्यादा याद करवा दूं चीजें। तो जो भी चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, आपको पीडीएफ पूरी डाउनलोड नहीं करनी है। पीडीएफ डाउनलोड कर करके उनको कंपाइलेशन नहीं करना है। ठीक है, जो शॉर्ट के अंदर आपको चीजें लिखवाई जाएंगी, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है अपने नोट्स में। और जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो बी श्योर कि आपके पास में पेन और पेपर हमेशा होना चाहिए, ताकि आप चीजों को लिखते ही चलो, या कुछ आपको नया मिल रहा है तो आपको अपने कंटेंट के अंदर उसको लिखते हुए चलो और अपने नोट्स को जो है बेहतर बना सको आप। ठीक है, चलिए। अब आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, इमाइल डर्खीम का जन्म कब हुआ, विच इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बहुत जरूरी होता है कि कहाँ से बिलोंग करते थे। ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज कि मेरे जो लेक्चर रहेंगे वो हमेशा आपको कंटेंट जो है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि बहुत से हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं जिनको चीजें समझ में मतलब जिनको उनको भी चीजें उनके लिए आसान हो जाए, इसलिए जो है मेरा कंटेंट हिंदी में भी रहता है। ठीक है, हाँ, मैं आपको समझाऊंगी हिंदी में, लेकिन मैं आपको कंटेंट जो है वो पढ़ के शायद नहीं बता पाऊंगी हिंदी के अंदर, अदरवाइज लेक्चर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत माफी चाहती हूँ। चलिए, लेट इट बी। कंट्रीब्यूशन इन्होंने क्या क्या दिए। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजिकल मेथोडोलॉजी के अंदर, दूसरा सोशल फैक्ट के अंदर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में इन्होंने बात करी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, एनोमी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इन सब के बारे में आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी, चलिए। दूसरी चीज आज हम पढ़ेंगे, एक मिनट, ओके। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने अभी दिए, डिवीजन ऑफ लेबर सुसाइड। ठीक है, ये इन सब के बारे में, एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा, रिलीजन के बारे में इन्होंने क्या कहा, सोशल सॉलिडारिटी इन्होंने कौन कौन सी दी। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में इन्होंने क्या करा, सुसाइड के ऊपर, और सोशल कॉन्शियसनेस के बारे में इन्होंने क्या कहा, इन चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इमाइल डर्खीम के अंदर सोशल सॉलिडारिटी। ये ना बहुत ही मतलब इनको ये था कि सोशल सॉलिडारिटी है क्या, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लोगों ने जो है लोगों को जिसने बांध के रखी है, मतलब सोसाइटी को ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने सोसाइटी को एक्चुअल में बांध के रखा है। इनका जो मेन फोकस था वो क्या था, सोसाइटी के ऊपर। तो ये कैसे सोशियोलॉजिस्ट थे, ये मैक्रो की बात करते थे, माइक्रो की नहीं बात करते थे। ये कौन सी बात करते थे, मैक्रो पे। मैक्रो माइक्रो किसी को नहीं पता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। मैक्रो का मतलब होता है सोसाइटी एंड माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल, है ना। माइक्रोस्कोप से एक छोटी से छोटी चीज को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो मतलब होता है सबसे स्मॉल, तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। यहाँ पे इसका मतलब ये है सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, दैट इज इंडिविजुअल।
ठीक है, तो जिन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया सोशल सॉलिडारिटी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने सोसाइटी को बांध के रखा हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें जिन्होंने बाइंड करके रखा हुआ है इंडिविजुअल को इनटू द कलेक्टिव होल के अंदर। ठीक है, इन्होंने दो टाइप की सोशल सॉलिडारिटी दी, एक दी मैकेनिकल सॉलिडारिटी, एक दी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के करेक्टर इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कब हुआ करती थी, सॉरी मैकेनिकल सॉलिडारिटी कब हुआ करती थी इट इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर, इट इज अ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी। ठीक है, तब मैकेनिकल सॉलिडारिटी देखी जाती थी, वेयर इंडिविजुअल शेयर सिमिलर वैल्यू एंड बिलीफ, जहां पे लोगों की क्या होती थी, सिमिलर वैल्यूज एंड बिलीफ होती थी। सोशल कोहेजन बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटी। ठीक है जी, अभी आगे थोड़ा सा इसको टैबुलर फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होती थी, ये देखी जाती है आज के टाइम पे, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आप देखेंगे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी अभी प्रेजेंट है, आज के टाइम पे हम लोग देखेंगे इसको। एंड द सोशल कोहेजन अराइजेस फ्रॉम द इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पर क्या होता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, इंटरडिपेंडेंस जो है लोगों की बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड के अंदर क्या होने लगा है, आप ज्यादातर शहरों के अंदर देखोगे कि हाउस होल्ड के अंदर आपको प्रोबेबली ये होता है कि मेड्स आपको मिल जाती है, और अगर एक भी दिन मेड ना आए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, घर में क्यों, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है ना। अगर आप कोई भी, हम हर छोटी से छोटे चीज के लिए आज एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। इवन अगर हमें कुछ खरीदना भी होता है तो उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, कुछ खाना होता है तो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं। उसकी यहाँ तक कि अगर घर के नीचे भी दुकान है तो भी हम लोग और नहीं जाएंगे, हम क्या कर देंगे, ब्लिंकिट यूज कर लेंगे, और जो भी दूसरी चीजें हैं, मतलब इंटरडिपेंडेंस लोगों की एक दूसरे पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सोसाइटी। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में इसको देखते हैं। जिनको भी इंग्लिश के अंदर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, लेट मी क्लियर इट, एक बार मैं मिटा देती हूँ। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक जो है काफी लंबा है। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, हर लेक्चर के बाद में, फॉर एग्जांपल मैंने इमाइल डर्खिम में आपको करवाया, आपको अगला ही लेक्चर आपके पास में किसका आएगा, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू जितने भी हैं रिलेटेड टू इमाइल डर्खिम, मतलब जितने भी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी कि आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू उस टॉपिक के मैं प्रोवाइड करा दूं, जिससे आपकी तैयारी जो है और भी अच्छी हो सके। ठीक है, तो इन वीडियो को देखना मत भूलना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी रहने वाली है इन फ्यूचर। ठीक है, जिन भी बच्चों को इंग्लिश के अंदर नहीं समझ में आता है या प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, तो उनके लिए यहाँ पे हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड है, आप यहाँ से बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट इज सोशल सॉलिडारिटी। अभी हमने देखा मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। मैकेनिकल सॉलिडारिटी के अंदर ना जो सोसाइटी होती थी बहुत स्मॉल होती थी, ऑर्गेनिक के अंदर लार्ज होती थी और डिफरेंशिएटेड होती थी, बट मैकेनिक के अंदर जो है अनडिफरेंशिएटेड होती थी, यानी कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे यहाँ पे सोसाइटी एक ही होती थी, है ना। चलिए, इट अफेक्ट्स एवरीवन, मैकेनिकल सोसाइटी में इट अफेक्ट्स एवरीवन, फ्यूअर पीपल आर अफेक्टेड ओनली। ये जो है ये करेक्टर बताए जा रहे हैं आपको मैकेनिक के और ऑर्गेनिक के। ठीक है, यहाँ पे जो पीपल केयर डीपली अबाउट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी कि उनको बहुत फर्क पड़ता था, डीपली वो सोचते थे, समझते थे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होनी चाहिए एक दूसरे पे। ठीक है, पीपल अवॉइड इट पार्शियली और कंप्लीटली, यानी कि लोगों को ज्यादा इमोशनली जो है लोग यहाँ पर अटैच नहीं है, आप एक तरीके से ये कह सकते हो। ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आर क्विट रिजिड, यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा काम नहीं करा तो ठीक है, आई विल हायर समवन एल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, सॉरी मैकेनिकल सॉलिडारिटी किस वजह से थी, हाईली एसोसिएटेड विद द रिलीजन। यहाँ पे रिलीजन का इतना कोई आपको रोल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम अपने काम को लेके, लाइक सर्विसेज को लेके, हम सर्विस प्रोवाइड हो रही है हमें, इसलिए जो है हम इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पे। पर यहाँ पे लोग जो थे वो रिलीजन की वजह से उनके बीच में सॉलिडारिटी थी। हमारे बीच में सॉलिडारिटी क्यों है ऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि हम सर्विस को लेके जो है बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है।
बट मैकेनिक में ऐसा नहीं होता था, सर्विस से रिलेटेड चीजें नहीं थी यहाँ पे मैटर करती थी आपकी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्यों थी यहाँ पे? बिकॉज ऑफ रिलीजन, नॉट बिकॉज ऑफ सर्विस। सर्विस यहाँ पे थी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज आपके पास में आती है, चलिए ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, हाँ सॉरी सोशल सॉलिडारिटी हमने पढ़ा यहाँ पर, उसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। मैकेनिकल सॉलिडारिटी के अंदर आते हैं आपके रिप्रेसिव लॉ, यानी कि रिप्रेसिव लॉ कैसे होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वायलेंट नेचर के होते हैं, यानी कि अगर आग के बदले आग, है ना, वो वाली बात है यहाँ पर होती थी, दैट इज आई फॉर एन आई। ठीक है, यहाँ पे बहुत हार्श पनिशमेंट दी जाती थी, यानी कि छोटी छोटी चीजों, अगर आपने कोई छोटा सा भी क्राइम करा है तो उसके लिए क्या दिया जाता था, आपको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता था। ठीक है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी में आपको ये याद रखना है, ये बहुत कम लोग कराते हैं आपको, रिप्रेसिव लॉ और रिस्टिट्यूटिव लॉ। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या होता है, रिस्टिट्यूटिव लॉ होता है, यानी कि इट इन्वॉल्व जजमेंट इन टर्म्स ऑफ डैमेज डन बाय द रूलर वॉलेटर एंड फाइंड एंड रिस्टोर द लॉस ऑफ इनोसेंट विक्टिम। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे लॉज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेगुलेशंस आपके साथ में रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा और फ्लेक्सिबल नहीं थे हमारे पास में। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे रिजिड होते थे और यहाँ पे बहुत हार्श होते थे। ठीक है, रिप्रेसिव लॉ के अंदर बहुत ज्यादा हार्श जो है आपको जो है पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, चलिए दूसरी चीज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब अपने लिए, दैट इज डिवीजन। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपना डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि हर किसी के पास में अपना अपना काम बटा हुआ है, सबके पास में अपना अपना काम है। ठीक है, एक हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, कि लेबर को क्या करा हुआ है, डिवाइड करा हुआ है, सबके अपने अपने काम जो है बांटे हुए हैं। ठीक है, स्किल के परफॉर्मेंस पे हो सकता है कि आपकी स्किल कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, क्या काम आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर करा गया है। Durkheim examined how the division of labor affect social cohesion. He distinguished between mechanical solidarity in simple society with little division of labor. अब simple society में क्या होता था, यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था, कम डिवीजन ऑफ लेबर होती थी, यानी कि लोग जो थे कम स्किल थे, कम डिवीजन ऑफ लेबर थी। ये कह सकते हो कि सभी जो थे इतने स्किल थे कि डिवीजन ऑफ लेबर कम होती थी। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक सोसाइटी में हर कोई मतलब आज के टाइम पे हर कोई टेलरिंग नहीं जानता है। ठीक है, टेलरिंग के लिए आपको अलग चाहिए होगा। ठीक है, फॉर हर कोई इवन खाना बनाना भी नहीं जानता है, तो आपको खाना बनाने के लिए एक कोई चाहिए होगा। ठीक है, कोई अलग मेड चाहिए होगी, आपको अपने यूटेंसिल साफ करने के लिए अलग मेड चाहिए, घर में वॉशरमैन के लिए आपको अलग चाहिए। तो हर किसी के जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर अभी के टाइम पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के अंदर देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाईली डिवीजन ऑफ लेबर था, लेकिन मैकेनिकल सोसाइटी में क्या था, लेस डिवीजन ऑफ लेबर था। ठीक है, सोसाइटी कैसी होती है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी यहाँ पर देखने को मिलती है विद द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, एनॉमी, नाउ डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से एनॉमी कैसे क्रिएट होती है, व्हाट इज एनॉमी, क्या होती है एनॉमी। डर्कहाइम इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनॉमी, अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेस। एनॉमी का मतलब होता है जब आपको कोई नॉर्म सी बताने वाला नहीं है। सोसाइटी कैसी है, नॉर्मलेस है, सोसाइटी बता ही नहीं रही है कि आपको कौन से वैल्यूज, कौन से मोरल्स, कौन से बिलीफ जो है आपको फॉलो करने हैं, कौन से बिलीफ आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मलेस सी सोसाइटी है, कुछ पता ही नहीं है कि ठीक है कोई भी कुछ भी कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बहुत तगड़े रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपको कोई बता ही नहीं रहा है कि आपको क्या करने पे क्या पनिशमेंट मिल सकती है, आपकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या मोरल्स होने चाहिए आपके। तो ऐसी सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉर्मलेस सोसाइटी। ठीक है, दैट अकर व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन इन सोशल नॉर्म एंड वैल्यू ड्यू टू रैपिड सोशल चेंज। और ये होता क्यों है, क्योंकि सोशल चेंज आ रहा है, मतलब बार बार जो है, अगर हर 10 साल के अंदर, ठीक है, हर 10 साल के अंदर गवर्नमेंट बदलेगी या हर 5 साल के अंदर गवर्नमेंट चेंज होगी,
ठीक है। तो इस गवर्नमेंट ए ने बोला कि ठीक है, अगर आप ये वाला क्राइम करते हो तो हम जो है डेथ सेंटेंस नहीं रखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट बी आई, उसने बोला कि नहीं, आप ये रूल्स अगर फॉलो नहीं करोगे तो हम आपको डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। ठीक है। फिर दोबारा से गवर्नमेंट आ गई, उसने बोला कि नहीं। तो इस तरीके से जो है बार बार सोशल चेंज होंगे, या फॉर एग्जांपल फैशन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आपकी रिलीजन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, किसी के भी अंदर अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं बार बार, तो क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि क्या फॉलो करना और क्या फॉलो नहीं करना, और इस वजह से क्या आ जाएगी, हमारी सोसाइटी में एनॉमी क्रिएट हो जाएगी। एनॉमी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनॉमी, जो आपको समझाया वही होता है एनॉमी का मतलब, दैट इज द नॉर्मल सोसाइटी। ठीक है, चलिए नाउ सुसाइड, क्या बात करते हैं डर्कीम यहाँ पे सुसाइड से रिलेटेड, क्या कहते हैं सुसाइड को। डर्कीम कंडक्टेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ऑन सुसाइड वेयर ही एनालाइज सुसाइड रिलेटेड टू द रेट एंड इट्स देयर कोरिलेशन विद द सोशल फैक्टर। सुसाइड को इंसान ऐसे ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सुसाइड के बारे में डर्कीम ने बोला कि सुसाइड कोई ऐसे ही नहीं कर रहे, इसके पीछे बहुत सारे जो है सोशल फैक्टर है। 4 सोशल फैक्टर की इन्होंने यहाँ पर बात करी, 4 सोशल फैक्टर की इन्होंने यहाँ पे बात करी। कौन कौन से 4 सोशल फैक्टर की इन्होंने यहाँ पे बात करी, टाइपोलॉजी बताई इन्होंने सुसाइड की। एक सुसाइड होता है एनॉमी की वजह से, जब रेगुलेशन जो है बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, एक इन्होंने बात करी इगोइस्टिक की वजह से। इगोइस्टिक का मतलब होता है जब आपका एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड वो बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, तब आप सुसाइड कर सकते हो। यानी कि बॉन्ड वीक है, अगर मेरा बहुत ज्यादा लोगों से, जो आसपास के लोग हैं उनके साथ में मेरा बॉन्ड अच्छा नहीं है, बॉन्ड अच्छा नहीं है यानी कि मैं उनके साथ में रहती बहुत कम होंगी, है ना, मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी या उनमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मतलब पसंद नहीं है मुझे, सिमिलैरिटीज नहीं है या जो भी है, तो उसकी वजह से जो है हमारे बीच में बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा वीक है। उस बॉन्ड की वजह से मैं बहुत ज्यादा लोगों से अलग रहने लगूंगी। इस वजह से आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपका मेंटल हेल्थ इशू नहीं अच्छा हो सकता, या कुछ और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप सुसाइड कर सकते हो। ठीक है, रेगुलेशन अगर बहुत ज्यादा वीक है तो इस वजह से एनॉमी आएगी सोसाइटी के अंदर, इस वजह से भी लोग क्या कर सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं। फेटलिस्टिक सुसाइड क्या होता है, जब रेगुलेशन बहुत ज्यादा आपको पकड़ के रखना चाहे। ठीक है, जब आपके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जब हम किसी पे बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस लगा देते हैं तो वो इंसान परेशान हो जाता है ना। तो इसी तरीके से जब सोसाइटी पे, एक इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस लगाए जाएंगे तो वो इंसान तनाव के अंदर आता है, परेशानी के अंदर आता है, और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है अपने आप में। इस वजह से भी वो क्या कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड फैटलिस्टिक सुसाइड। दूसरी चीज आपके यहाँ पे आती है ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड कब होता है, जब आपका बहुत ज्यादा ना किसी के साथ में बॉन्ड इतना ज्यादा अच्छा होता है कि आप उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो दैट इज कॉल्ड ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। और इसका एग्जाम्पल होता है देशभक्ति का, जो हमारे आर्मी पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो देश के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए ये क्या हो गया, 1 मिनट दो मुझे, या ठीक है, लेट मी क्लियर इट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा जो है गंदा करके पढ़ा देती हूँ। चलो दूसरी चीज यहाँ पे हम देखेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को। ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होती है, डर्कीम इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंटिंग द शेयर्ड बिलीफ। ठीक है, यानी कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपकी समझने की, सोचने की, कलेक्टिवली क्या करते हो आप, एक जैसा ही सोचते हो। ठीक है, एक जैसी चीजों को, मोरल को, वैल्यूज को क्या करते हो, फॉलो करते हो। इस वजह से आप लोग क्या रहते हो, इकट्ठे रहते हो, कलेक्टिवली एक जो है आप लोग, इसको हम ऑर्गेनिक, सॉरी बार बार ऑर्गेनिक आता है मुंह पे, आपको सोशल सॉलिडारिटी के अंदर भी आप इसको ले सकते हो। सोशल सॉलिडारिटी आपकी आती है क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारा सोसाइटी के अंदर है। ठीक है, डर्कीम इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस representing the shared belief, values and moral attitude that bind individual in the society.
function it function as a moral guide regulating individual behavior and promoting social integration। और ये क्या करता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो हम आपको मोरल्स बता रहे हैं, आपको वैल्यूज बता रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको मोरल्स और वैल्यूज में हम लोग बच्चों को क्या बताते हैं कि आपके सामने कोई भी बड़ा है तो आपको क्या करना है, उससे हाय हेलो करनी है, या फिर उनके ज्यादा बड़े हैं तो आपको पैर छूने हैं। तो ये सोसाइटी के अंदर जो हम लोगों को, बच्चों को जो मोरल और वैल्यू समझाते हैं, ये क्या करती हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का काम करती है, यानी कि सोसाइटी को एकजुट बांधने का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन किसका काम करता है, हमें सोशल सॉलिडारिटी का काम करता है, यानी कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का काम करता है, ठीक है। रिलीजन का भी यही काम है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का और क्या काम है, मैरिज इसके अंदर आएगा आपका, ठीक है। मैरिज से भी क्या हो रहा है, दो फैमिलीज मिलते हैं, कितने सारे लोग एकजुट होके मिलते हैं, तो इससे भी हमारा सोसाइटी के अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनता है, ठीक है जी। चलिए, रिलीजन जो अभी हमने पढ़ा कि क्या फंक्शन बताया डर्कीम ने रिलीजन का। डर्कहाइम आर्ग्यू दैट रिलीजन सर्व एज द फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसने हमारी सोसाइटी को खास करके अगर हम अपने इंडिया के अंदर बात करें, है ना, खास करके अगर हम अपने इंडिया के अंदर बात करें तो इट प्रोवाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक 90 नहीं, चलो अभी तो बहुत ज्यादा लोग जो है रिलीजन की तरफ झुकाव है लोगों का, लेकिन अभी लोग बहुत ज्यादा रिलीजन को एक दूसरे वे में देखने लगे, ठीक है। खत्म नहीं हुआ है लेकिन दूसरे वे में देखने लगे हैं रिलीजन को। तो इस तरीके से भी रिलीजन ने जो है लोगों को बाइंड करके रखा हुआ है काफी ज्यादा, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर रिलीजन क्या करता है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक कह रही हूं मैं, एक सोशल सॉलिडारिटी लाने का काम करता है रिलीजन, ठीक है। चलिए, सैक्रेड और प्रोफेन, ये आपके क्वेश्चन जो है इस बार आया था, सैक्रेड एंड प्रोफेन। सैक्रेड क्या होता है, बहुत ज्यादा पवित्र चीज, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल गंगा जल, ठीक है, जो कभी कभी चीजें जो है यूज होती हैं पूजा पाठ के अंदर, चीज होती हैं जो पवित्र होती हैं, उनको कहते हैं हम सैक्रेड। प्रोफेन होती है जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, एवरीडे जिनको यूज करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोफेन। इसको आप पवित्र भी कह सकते हो प्रोफेन को, ठीक है, जो सामान्य होती है बहुत चीज, ठीक है, वो होती है प्रोफेन। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हिंदी के अंदर, एक मिनट, हिंदी में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है अपवित्र एंड पवित्र, ठीक है। तो सैक्रेड को कहते हैं हम पवित्र और प्रोफेन को कहते हैं हम अपवित्र, ठीक है, जो बहुत ही ऑर्डिनरी होती हैं, ठीक है जी। चलिए, नाउ डर्कीम स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डर्कीम ने क्या स्टडी करा, डर्कीम ने स्टडी करा और औरंता ट्राइब, कहाँ की ट्राइब है ये ऑस्ट्रेलियन ट्राइब है, ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल ट्राइब्स रिलीजियस बिलीफ इन द ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द फंक्शंस ऑफ बिलीफ एंड सेरेमनीज व्हाट इज रियली सिग्निफाइड। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि डर्कीम ने जो है क्या करा, औरंता ट्राइब को स्टडी करा, और ये ट्राइब है कहाँ की, ये ट्राइब है ऑस्ट्रेलिया की। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है इससे रिलेटेड, ठीक है जी। चलिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर सोशल फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इमाम डर्कीम। सोशल फैक्ट्स वो फैक्ट होते हैं, सोशल फैक्ट्स आर नथिंग बट दे आर, एक मिनट रुको, दे आर, वर्ड में आपको दिखा देती हूँ, अच्छा, यप, दे आर नथिंग बट सो जनरस। क्या होते हैं हमारे सोशल फैक्ट, सोशल फैक्ट्स होते हैं सो जनरस। सो जनरस का मतलब आप पूछोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सो जनरस। सो जनरस का मतलब होता है यहाँ पर, लेट मी राइट इट, सो जनरस का मतलब होता है जो कि अपने आप में एक कुछ है, कुछ चीज है अपने आप में, यानी कि कोई बनाता नहीं है उनको, ठीक है, कोई इंडिविजुअल बना नहीं रहा है उनको, वो अपने आप क्रिएट होते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है, अपने आप क्रिएट होते हैं, कोई उनको क्रिएट नहीं कर सकता, या कोई उनको खुद बना नहीं सकता, या कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है। वो सोसाइटी में अपने आप ही इमर्ज होते हैं और अपने आप ही विद द टाइम चले भी जाते हैं,
ठीक है। तो these are social facts. For an example, Durkheim emphasized the importance of studying social facts, which is defined as external and coercive factor that shape individual behavior. सोशल फैक्ट क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि कोई इंडिविजुअल अपने आप से नहीं ला रहा है सोशल फैक्ट को, ठीक है, वो बाहर सोसाइटी से आ रहे हैं सोशल फैक्ट, ठीक है, जो कि अप्लाई करे जाते हैं इंडिविजुअल, और उनको इंडिविजुअल को फोर्सफुली जो है उनको मानना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि कोई भी आपको बड़ा मिलता है तो आपको उनको हाय हेलो करना है या फिर उनके पैर छूने हैं, ठीक है। अगर उस बच्चे को वो नहीं भी पसंद है इंसान, तो भी उसको मजबूरन क्या करना पड़ता है? उनके पैर छूने पड़ते हैं। तो दैट इज कोहर्सिव फैक्टर। ये जो सोशल फैक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं भी पसंद है कि शादी करनी है, तो भी क्या है? इट इज अ, मतलब इन इंडिया तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि नहीं, शादी तो आपको करनी पड़ेगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट, शादी तो कंपल्सरी है, ठीक है, इसके अंदर तो कोई ऑप्शन ही नहीं देता, ठीक है। तो दीज आर सोशल फैक्ट्स, ठीक है जी। तो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको मानने ही पड़ते हैं और ये फोर्सफुली आप पे अप्लाई भी किए जाते हैं, ठीक है, और इन्हीं से जो है शेप होता है इंडिविजुअल का एक बिहेवियर, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैंने बताया कुछ ऐसे नॉर्म्स और वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, तो जो नवरात्रे रखते हैं तो उनको पूरे रिचुअल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं, उनको फास्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। कहीं पर कुछ जगह तो ये भी है कि नहीं, कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज हमारे ऐसे कि सबसे पहले आपको सुबह उठ के सबसे पहले नहाना है, देन आप कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे, ठीक है, या आप किचन में जाओगे, नॉर्म्स ऐसे भी हैं, ठीक है। तो ये कुछ सोशल फैक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के जिसको लोगों को फॉलो करने होते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो फंक्शनलिज्म के मुख पर इन्होंने बात करी। क्या होता है फंक्शनलिज्म? डर्कहाइम्स वर्क एज द फंडामेंटल टू द फंक्शनल पर्सपेक्टिव व्हिच व्यू सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सब जो है मिलके फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक चीज जो है मिलके फंक्शन कर रही है कुछ ना कुछ सोसाइटी में, ठीक है। उसके बिना जो है सोसाइटी नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट, वी ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्टेबिलिटी एंड फंक्शनिंग टू द होल, यानी कि हर एक चीज जो है फंक्शन प्रोवाइड कर रही है और अपना योगदान दे रही है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। चलिए, लेट मी रब इट। ऑर्डर स्टेबिलिटी का काम करती है। डर्कहाइम वाज कंसीडर्ड विद द अंडरस्टैंडिंग हाउ सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी कुड बी मेंटेन इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी। चलिए, अगली चीज देखते हैं कि दो टाइप के सोशल फैक्ट यहाँ पर होते हैं। एक होता है आपका मटेरियल सोशल फैक्ट, दूसरा आपका होता है नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट कौन से हो गए? आपके नॉर्म्स, वैल्यूज वाले, कल्चर वाले, ये होते हैं आपके नॉन मटेरियल। मटेरियल सोशल फैक्ट्स होते हैं आपके आर्किटेक्चर, फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जो आते हैं, लीगल कोड्स के अंदर जो आपके आते हैं, वो होते हैं हमारे मटेरियल सोशल फैक्ट्स, ठीक है। मटेरियल मतलब एक मटेरियल है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल सोशल फैक्ट। नॉन मटेरियल क्या होते हैं? जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम सिर्फ इमोशन के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, दीज आर नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स, ठीक है जी। चलिए, नाउ कुछ करेक्टर बताए यहाँ पे सोशल फैक्ट के कि सोशल फैक्ट कैसा होता है। सोशल फैक्ट एक्सटर्नल होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल से नहीं आता है, वो बाहर सोसाइटी से आता है, ठीक है। कंस्ट्रेंट होता है, यानी कि वो जो है एक इंडिविजुअल पे फोर्सफुली जो है अप्लाई करा जाता है, ठीक है। आपको नहीं भी मानना है तो भी एक मतलब एक वो हो जाती है कि नहीं, यू हैव टू डू इट, ठीक है। जर्नल, यानी कि जर्नल इन टर्म्स है, यानी कि आपको देखा जाएगा, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको हर जगह ये चीज देखने को मिलेगी सोशल फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे ये तो नहीं सिखाया जाता होगा ना कि नहीं आपको कोई भी बड़ा दिख जाए तो कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, या फिर कोई जरूरत नहीं है उसको अच्छे से ट्रीट करने की, नहीं, कोई ये तो नहीं सिखाता। हर जगह यही सिखाया जाता है, नहीं अपने से बड़ों का आदर करो और अपने छोटों को प्यार दो, यही सिखाया जाता है इन जर्नल। तो दे आर टू मच जनरल इन सोसाइटी, ठीक है। इंडिपेंडेंस, भाई ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं सोशल फैक्ट, दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, ठीक है। चलिए,
मतलब आपको चाहे मानना है चाहे नहीं मानना है, दे परसिस्ट इन योर सोसाइटी। ठीक है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते कि आपने कल को मानना बंद कर दिया तो सोसाइटी से खत्म हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ना, टाइप्स ऑफ सोसाइटी की बात करी इमाइल डर्खीम ने, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सोसाइटी की बात करी, कौन कौन सी टाइप, 4 सोसाइटी की बात करी इन्होंने। पहली सोसाइटी सिंपल सोसाइटी, जो कि क्लीन वाली सोसाइटी आपकी होती है। सेकंड उन्होंने बात करी सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, जो कि ट्राइब्स वाली सोसाइटी होती है। तीसरी उन्होंने बात करी सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, जो कि फेडरेशंस वाली सोसाइटी होती है। और दूसरी डबली कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, जो कि सिटी वाली सोसाइटी होती है। तो इस तरीके से 4 सोसाइटी की इन्होंने बात करी इमाइल डर्खीम ने। ठीक है, नाउ अब क्या कहते हैं क्राइम एंड पनिशमेंट पे इमाइल डर्खीम, ये बात करते हैं क्राइम एंड पनिशमेंट पे। ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो है क्राइम होना बहुत जरूरी है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये जो है गुड फंक्शन, पॉजिटिव फंक्शन जो है प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। ठीक है, फंक्शंस ऑफ क्राइम, डर्खीम आर्ग्यूड दैट क्राइम इन मॉडरेशन, यानी कि अगर एक लिमिट के अंदर क्राइम है, यानी कि मॉडरेट लेवल पे अगर क्राइम है, तो ये कैसा फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इट्स प्रोवाइड अ पॉजिटिव फंक्शन बाय अफर्मिंग सोशल नॉर्म्स एंड रीइंफोर्सिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर एक्सेसिव क्राइम है, यानी कि बहुत ज्यादा अगर क्राइम है सोसाइटी के अंदर, यानी कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन कैसा है, यानी कि इंटीग्रेशन कैसा है, लैक है, यानी कि लोगों के बीच में जो इंटीग्रेशन है, जो सॉलिडारिटी है, वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, वो वीक है, इसलिए जो है क्राइम हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, विच इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी। तो यानी कि while too little crime may suggest excessive rigidity in the social norms। ठीक है, टू लिटिल भी अगर बहुत ज्यादा कम है क्राइम, तो भी वो क्या दर्शा रहा है कि क्या है, रिजिडिटी, यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, और इस वजह से क्या होगा, लोग सुसाइड करेंगे, विच इज नॉट गुड। तो ये सारी चीजें आप देखो कि एक दूसरे से ना इंटर रिलेटेड है सारी चीजें, कुछ भी अपने आप में होल फुल फ्लेज जो है कंप्लीट नहीं है। हर चीज सुसाइड जो है आपके क्राइम और पनिशमेंट से रिलेटेड है, सुसाइड जो है आपकी सॉलिडारिटी से रिलेटेड है, सोशल फैक्ट से रिलेटेड है, तो हर चीज जो है इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे आपको इंटर रिलेट करके हर चीज को पढ़ना है। नाउ एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं इमाइल डर्खीम कहते हैं एजुकेशन के बारे में कि डर्खीम एग्जामाइंड द रोल ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसमिटिंग द वैल्यू ऑफ सोसाइटी टू द न्यू जनरेशन। भाई एजुकेशन किसका काम करेगी, वैल्यूज को पास ऑन करेगी बाय वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, मोरल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द डर्खीम प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्पार्टिंग मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन क्या होती है, रिलीजन के बारे में, वैल्यूज एंड नॉर्म्स के बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड मोरल एजुकेशन। एंड इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ सोशल सॉलिडारिटी को बनाए रखेगी हमारी मोरल एजुकेशन। ठीक है, चलिए नाउ सो जनरस, मैंने बताया आपको क्या होता है सो जनरस, इट इज इन ओन काइंड, ऑफ इट्स ओन काइंड, ये अपने में ही फुल फ्लेज है। ठीक है, इसको किसी की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सो जनरस। एम्फसाइजिंग independent existence beyond the sum of individual parts. It is not dependent on anyone. ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सोशल फैक्ट्स आर सो जनरस, लैटिन वर्ड ऑफ देयर ओन काइंड, सोसाइटी इज नॉट जस्ट अ कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल बट इट्स ओन कैरेक्टर, इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिविजुअल हु कंप्राइज इट। चलिए आप इनको पढ़ लीजिएगा। नाउ वी आर कमिंग टू आवर बुक्स। ठीक है, अदरवाइज लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये बुक्स आपको जो है पूरी की पूरी आपको क्रोनोलॉजी के अंदर दी हुई है। ठीक है, अगर आप क्रोनोलॉजी में ही पढ़ोगे शुरुआत से किताबों को, तो कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपके दिमाग में जो है वो चीज उसी तरीके से बनी रहेंगी। सबसे पहली बुक जो है इन्होंने लिखी मॉन्टेस्क्यू, कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ सोशल साइंस, 1892 के अंदर आती है। सेकेंड आपकी आती है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 93 के अंदर। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, 1895 के अंदर। फोर्थ आपकी आती है सुसाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, 1897 के अंदर।
फिफ्थ आपकी आती है द प्रोहिबिशन ऑफ इंसेंट एंड इट्स ओरिजिन 1897 के अंदर ही आपकी किताब आती है। सिक्स्थ आती है सोशियोलॉजी एंड इट्स साइंटिफिक डोमेन 1900 के अंदर आपकी किताब आती है। सेवंथ आपकी आती है वेरी इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903 के अंदर ये बुक आती है आपकी। एट्थ आती है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ आपकी आती है 1912 में। ये सारी की सारी बुकें 15 की 15 बुकें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोंट फॉरगेट टू रिमेम्बर देम, ठीक है, याद करना मत भूलना इनको। नाइन्थ बुक आती है आपकी हु वांटेड वॉर, कौन वॉर चाहता था 1914 के अंदर। 10th आती है जर्मनी अबव ऑल। 11th आती है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी एंड 12th आती है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी एंड 13th आती है मोरल एजुकेशन एंड 14th है आपकी सोशलिज्म 1928 के अंदर एंड 15th है प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी। अच्छा, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922 के अंदर आती है। एक बुक है आपकी एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में जो है इससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यू हैं, ठीक है, तो इन एमसीक्यू को हम अपनी अगली क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड तक अगर आपने सुना है तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो लेट मी नो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी मैं हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।